अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक 1.5 को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत है ना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, अब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होती है? हमने पढ़ लिया केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन क्या है कि हमने आपके फॉर्मूला और सिंबल्स को एक केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये बैलेंस करना क्यों ज़रूरी होता है किसी भी केमिकल इक्वेशन को? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा आप लोगों ने, लॉ ऑफ अच्छा, अब कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या मतलब है? यानी हमने जो चीज़ जितने अमाउंट में डाली है, हमें रिजल्टेंट जब रिज़ल्ट मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, हमें उतनी ही अमाउंट में मिलनी चाहिए। जैसे लेट सपोज हमारा रिएक्टेंट है, हमने ये 1 ग्राम या 1 मिलीग्राम ले लें, 1 मिलीग्राम लिया है, और ये भी 1 मिलीग्राम लिया है। अच्छा, अब हमारा प्रोडक्ट जो बन रहा है C, वो कितना बनना चाहिए? वो हमारा दोनों का मिला के 2 मिलेगा। तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि हमारे पास जो जितना अमाउंट हमने रिएक्शन में यूज़ किया है, रिजल्ट में भी यानी रिएक्टेंट जो डाला है, हमें प्रोडक्ट में भी उतना ही अमाउंट मिलना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, द केमिकल रिएक्शन मस्ट बी chemical equation must be balanced in order to fulfill the law of conservation of mass. Mostly chemical equations can be balanced by inspection method, trial and error method के ज़रिए हम बहुत सारे इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। We can balance the equation by the following step. अच्छा, अब हम जब बैलेंस कर रहे होते हैं इक्वेशन को, तो हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। वो स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहला स्टेप क्या है? राइट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब कोई भी हमने केमिकल इक्वेशन लिखनी है, तो सबसे पहला हमारा मेन क्या है? करेक्ट फॉर्मूला लिखना, ठीक है। सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, ठीक है, सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का करेक्ट फॉर्मूला आपने लिखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? अच्छा, हमें ये पता है कि है ना केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, बीच में एरो होती है, लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट होते हैं और राइट साइड पे प्रोडक्ट होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अब सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड है बैलेंस द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच साइड। बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स ईच साइड। लेफ्ट साइड और राइट साइड के नंबर्स ऑफ एटम्स को हमें बैलेंस करना है। यानी राइट साइड पे कोई, जैसे हाइड्रोजन 2 हैं, तो लेफ्ट साइड पे भी कितने होने चाहिए? 2 ही हाइड्रोजन होने चाहिए। नंबर 3 पॉइंट है हमारा, इफ द नंबर ऑफ एटम में अपेयर मोर और लेस देन अदर साइड, बैलेंस द इक्वेशन। अच्छा, अब क्या है? अगर हमारे पास कहीं पे कुछ फर्क आ रहा है, एक जगह 1 आ रहा है और एक जगह 2 आ रहा है, तो हमें उसे बैलेंस किस तरह करना चाहिए? मल्टीप्लाइंग द कोफिशिएंट। अच्छा, अब हमने कोफिशिएंट पढ़ा था यहाँ पे, जो कोई भी आपके पास ये वाला नंबर क्या था हमारा? कोफिशिएंट। हमने क्या करना है? कोफिशिएंट ऐड करके, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके उस इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है।
अब हमारे पास थर्ड क्या है, हम मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास फोर्थ स्टेप है द कोवलेंट मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एंड क्लोरीन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब हमारे पास जो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, अब ये क्या है, ये गैसेस हैं, ये किस फॉर्म में हमेशा आएंगी, डायटोमिक की फॉर्म में, या क्लोरीन है, ये क्या है, डायटोमिक की फॉर्म में हमें लिखनी है। We must write them as diatomic molecule rather than isolated atoms in a chemical equation। अच्छा, अगर हम हाइड्रोजन को इस तरह से H लिख देंगे, ठीक है, या नाइट्रोजन को N लिख देंगे, तो ये क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में हमारी गैस है, ठीक है, ये भी ठीक है। अगर हमने एटम की फॉर्म में लिख दिया तो वो गलत चीज़ हो जाएगी। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, फाइनली चेक द इक्वेशन टू बी श्योर द नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम आर सेम द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। अच्छा, अब उसके बाद चेक करना है, आखिर में हमने इक्वेशन को चेक करना है कि रादर लेफ्ट एंड राइट साइड पे, बोथ साइड पे आपके नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं या नहीं है। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन ले रहे हैं जो आपकी बुक की है ना, एग्जाम्पल है, उसे हम पहले लेते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जब एक्सरसाइज पे आएंगे तो हम मज़ीद है ना और है ना न्यू इक्वेशंस को लें। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, KClO3 इन सॉलिड स्टेट। अच्छा, KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस O2। अच्छा, ये O2 क्या है, गैस, ठीक है, और ये हमारे पास सॉलिड स्टेट है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि अब देखें यहाँ पे कितने K मौजूद हैं, 1, एक ही है ना। अच्छा, यहाँ पे कितने K मौजूद हैं, यहाँ पे भी एक ही K मौजूद है। अच्छा, K को कैपिटल लिखना है। अच्छा, अब Cl के लिए चेक करें, Cl कितने हैं यहाँ पे, यानी क्लोरीन कितने हैं, यहाँ पे एक है और यहाँ पे भी एक ही है, ठीक है। अच्छा, अब ऑक्सीजन के लिए देखें, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं, और यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। कैसे, ये देखें, ये 3 है और ये 2। अच्छा, अब ये मसला हो गया, यहाँ पे क्या है, इक्वेशन डिसबैलेंस हो गई। यहाँ पे तो दोनों पोटेशियम भी एक था, यहाँ दोनों साइड पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और क्लोरीन भी एक एक था, लेकिन अब यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास एक तरफ 3 है और एक तरफ 2 हैं। अच्छा, तो अब हम इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किसी कोफिशिएंट से। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कम आ रहे हैं। अच्छा, अब जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, हम कोई नंबर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम अगर हमने यहाँ पे कोफिशिएंट लिखा 3, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हो गए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कम रह गए, अब इसे हमें 6 करने के लिए क्या करना है, अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 हो जाएंगे।
ठीक है, 2 3 6। अच्छा, उसके बाद अब मसला ये आ गया, हमने यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हमारे पास क्लोरीन भी 2 हो गए, यहाँ पे ये वाला 2 इसके साथ भी है, और फिर क्या हो गया, पोटेशियम भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गए। अब हमें इधर भी बैलेंस करना पड़ेगा। अब इधर कैसे कर सकते हैं, इधर आसानी से कर सकते हैं हम, ये यहाँ पे KCl के आगे हमने अगर 2 लगा दिया तो ये हो गए हमारे पास, ये भी यहाँ भी 2 हो गए और ये, ठीक है। अब देखें, अब हमारी इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। अब मैं ये वाले नंबर्स मिटा देती हूँ। अब दोनों तरफ क्या है हमारे पास, पोटेशियम कितने हैं, 2 हैं, क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 6 है। 6 कैसे, 2 × 3 6। अच्छा, यहाँ पे पोटेशियम कितने हैं, 2 है, क्लोरीन कितने हैं, 2 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, कैसे, 3 × 2 6, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस। अच्छा, आखिर में हमें एक दफ़ा दोबारा से चेक कर लेना है कि हमारी इक्वेशन सही है या नहीं। अच्छा, अब एक छोटी सी इक्वेशन है, जल्दी से है ना कर लेते हैं, जो आपकी टेस्ट योरसेल्फ में दी गई है। हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, ठीक है, HCl, और ये कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है, प्लस H2O और O2। अच्छा, अब हमने क्या देखना है, अब इसमें देख लें जल्दी से कि कैल्शियम कितने हैं इस साइड पे, 1 है, यहाँ पे कितने कैल्शियम है, यहाँ पे भी 1 है। कार्बन कितने हैं, कार्बन है हमारे पास इस साइड पे 1 ही मौजूद है। ऑक्सीजन कितने हैं, इस साइड पे 3 है। और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन हमारे पास 1 है, और क्लोरीन कितने हैं, 1 है। अच्छा, यहाँ पे क्लोरीन हमारे पास कार्बन कितने हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 कार्बन 1 ही है। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास इस तरफ, वाटर के 2, ठीक है, 2 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे। और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड की और 1 वाटर का, तो कितने हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए। और हमारा लास्ट क्या रह गया, क्लोरीन। क्लोरीन कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे इस तरफ 2 हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास मसला कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे H और Cl। अच्छा, अब इसे हम बहुत आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे 2 लगा दिया तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पे भी ये 2 हो जाएंगे और ये, ठीक है। अब ये वाला हमारा टॉपिक बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट हम वीडियो में मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर को कंटिन्यू करेंगे।